गाइज, मैं विकास कुमार फिर से आया हूँ बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर लेके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो 12th जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन लग चुकी है, तो घर में आप अपने आप को केयर कीजिए और पढ़ते रहिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, या इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हम लोग दो क्वेश्चन को लेके चलते हैं। दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ले लूँ। पहला क्वेश्चन ये लेके चलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, चाहे वो एलिफेंट्स हो या पैरोट हो या डॉग हो, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं एलिफेंट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखिएगा, जो बच्चे पैदा करते हैं वो ना अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करते हैं। यानी कि एलिफेंट जो होता है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को ही पैदा करेगा, बेबी एलिफेंट को ही पैदा करेगा। इसी तरह से अगर बात करते हैं पैरोट का, पैरोट की बात करते हैं तो पैरोट जो होगी वो भी बेबी पैरोट का ही पैदा करेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म की यदि बात करते हैं तो अपने जैसा ही संतान को क्या करता है, डेवलप करता है। एलिफेंट कभी नहीं होगा कि पैरोट को डेवलप करेगा, या पैरोट कभी नहीं ऐसा होगा कि एलिफेंट को डेवलप करेगा। अपने ही जैसे संतान को क्या करता है, डेवलप करता है। मतलब ये हुआ कि जो बेबी एलिफेंट जो होती है हूबहू अपने एलिफेंट के जैसा होती है। कभी नहीं होगी कि ये जो एलिफेंट जो होगा वो क्या पैरोट को डेवलप करेगा। चलो, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं कि जैसे किसी के घर बेबी जब जन्म होता है, ऑफस्प्रिंग संतान जब जन्म लेती है, तो जन्म लेने के बाद जितने सारे परिवार लोग बधाइयाँ देने के लिए आते हैं, तो परिवार लोग जैसे ही बच्चे को देखते हैं तो देखते ही ना ये कहते हैं ना कि ये पापा पे गया है, या फिर बोल सकते हैं ना, ये भी बोलते हैं कि ये मम्मी पे गया है। तो ये सब बातें ना बोलने के पीछे रीजन क्या है, क्यों आखिर बोलते हैं कि ये पापा पे गया है, मम्मी पे गया है। और बात ये है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, संतान होती है, वो कभी पापा पर तो कभी मम्मी पर, ऐसा उनके कैरेक्टर क्यों आ जाता है, कभी पापा की कैरेक्टर कभी मम्मी की कैरेक्टर। तो ये दो क्वेश्चन को लेके चलेंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले कि एलिफेंट जो होता है पैरेट को क्यों नहीं डेवलप करता, एलिफेंट अपने जैसा ही एलिफेंट को क्यों डेवलप करता है भाई। उसके बाद यदि बात करते हैं तो बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑफस्प्रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपने माता पिताजी से क्यों मिलता है। कुछ वेरी भी करता है, हूबहू माता पिताजी से नहीं मिलता। देखिएगा ना, ट्विंस को यदि छोड़ दी जाए, वो भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है उसको छोड़ दी जाए, डाईजाइगोटिक जो होता है उस तो अलग हो ही जाता है, उसमें वेरिएशन होता ही है। ये बात आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में पढ़ चुके हैं ट्विंस के बारे में। इसमें भी पढ़ाएंगे ट्विंस के बारे में, मोनोजाइगोटिज्म में सब। तो हम लोग यदि बात करते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी ट्विंस को छोड़ दी जाए तो हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होते हैं। इसका मतलब उसमें ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो होती है, वो ना पेरेंट्स से मिलता जुलता भी है। तो ये चीज़ ना क्यों होता है, आखिर रीजन क्या है इसके पीछे कि वेरिएशंस डेवलप होता है, या फिर जो कैरेक्टर होती है वो सेम मिलती है माँ पिताजी से। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि मतलब वो वेरिएशंस डेवलप होता है। इन्हीं सब बातों को ना, इन्हीं सब क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ना ये चैप्टर आया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वेरिएशंस का मतलब क्या है, ये सारी बातों को ना आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को मुख्य तौर पे लिए गया था, इसलिए कि इससे ना ये पता चले कि इस चैप्टर में ना पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में रेफरेंस किसको लेके चले, आखिर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे। तो पढ़ने का मेन मुद्दा यहाँ पे यही है इस चैप्टर का कि मतलब कोई भी ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, बच्चा डेवलप होता है, तो उसमें कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर सेम पाए जाते हैं। और ये दो जो वेरिएशंस है, सेम कैरेक्टर पाए जाते हैं,
ये दो प्रॉपर्टी जो है वो क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है और किस तरह से ऐसा होता है, क्यों होता है, यही सब बातों को पढ़ने के लिए ना ये चैप्टर आया है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं ना, ये चैप्टर के जो मतलब लाइन है उसको देखते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है। तो हम चार टेक्निकल वर्ड को कह सकते हैं, टेक्निकल वर्ड या फिर बोल सकते हैं वर्ड्स, सिंपली वर्ड्स भी बोल सकते हैं। चार वर्ड को देखते हैं। सबसे पहला इनहेरिटेंस, उसके बाद देखेंगे हेरिडिटी, उसके बाद देखेंगे वेरिएशंस, और उसके बाद देखेंगे जेनेटिक्स। ये चार मुख्य वर्ड हैं और इन मुख्य वर्डों के मतलब समझते हैं ये सब होता क्या है। इनमें से दो वर्ड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जो चैप्टर का नाम है उसी के तहत है। दो एक्स्ट्रा ले लिए हेरिडिटी और जेनेटिक्स। ये सब क्या होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है ना, ये सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, हिंदी में इसको आनुवंशिक कहते हैं, आनुवंशिक। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, तो इनहेरिटेंस की यदि बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो कहा गया है कि जब कोई कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में क्या करता है, एमिट होता है। कोई भी कैरेक्टर अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी संतान में क्या करता है, जाता है, तो यह जो प्रोसेस होता है ना जाने का, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि द प्रोसेस by which any character passes in offspring, और किसके द्वारा पास होगा, तो थ्रू पेरेंट्स। यदि पेरेंट्स के द्वारा कोई भी कैरेक्टर यदि ऑफस्प्रिंग में पास करता है, संतान में पास होती है, वो कैरेक्टर चली जाती है, तो इस जिस प्रोसेस के तहत जाती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। जिस प्रोसेस के तहत जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और यही बात करते हैं हेरिडिटी का। तो हेरिडिटी जो है वह जो जाने की प्रक्रिया तो कहलाएगा क्या, इनहेरिटेंस। और जाता जो है यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर यदि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो वो कैरेक्टर वो जाता है, उसको उसी को हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि ना when any character passes in offspring through पेरेंट्स, जब कोई कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है तो यह हेरिडिटी कहलाता है, और यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। यहाँ पे एक और वर्ड देखेंगे, हेरिडिटी से संबंधित एक और वर्ड है हेरिडिटिकल कैरेक्टर। ये क्या होता है, तो ये प्रोसेस तो कहलाएगा इनहेरिटेंस, लेकिन जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा वो कैरेक्टर कहलाएगा हेरिडिटिकल कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स की यदि फीमेल की ही बात करते हैं, फीमेल पेरेंट्स जो है माता की बात करते हैं, वो माता मान लीजिए कि फेयर है, गोरी है, और ये फेयर की कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में चला गया, तो ये जाने की प्रोसेस जो होगी ना ये कहलाएगा इनहेरिटेंस। और ये जो फेयर ये जो कैरेक्टर गई है ऑफस्प्रिंग में, ये फेयर कैरेक्टर जो होगा, ये कैरेक्टर जो गई है, ये कैरेक्टर कहलाएगा हेरिडिटिकल कैरेक्टर। तो यहाँ पे तीन वर्ड देख चुके, इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटिकल कैरेक्टर क्या है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है,
हिंदी में इसको विविधता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं ना कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में तो जाता है, सेम कैरेक्टर तो जाता है, लेकिन वो जो ऑफस्प्रिंग है वो हूबहू पेरेंट्स की तरह नहीं होता। यानी कि जब ऑफस्प्रिंग हूबहू पेरेंट की तरह नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफस्प्रिंग में यानी कि कह सकते हैं प्रोजनी में, प्रोजनी के मतलब भी संतान ही होता है, यानी कि जो डेवलप किया हुआ संतान है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर पाया गया। जब पूरी तरह से पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफस्प्रिंग में डिफरेंट कैरेक्टर पाया गया। तो यही जो डिफरेंट कैरेक्टर पाया जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर फाउंड इन ऑफस्प्रिंग which is developed from same parents, then this process is called variations। यानी कि कह सकते हैं कि वेरिएशन वो चीज़ है जिसमें ना किसी ऑफस्प्रिंग में एक नया या फिर बोल सकते हैं एक डिफरेंट क्या पाया जाता है, कैरेक्टर पाई जाती है। और ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस की बात करें ना, ये दो प्रकार की होता है। पहला होता है हेरिटेबल, पहला होता है हेरिटेबल वेरिएशंस। अब ये हेरिटेबल्स वेरिएशन, और दूसरा होता है नॉन हेरिटेबल्स। हेरिटेबल्स वेरिएशन किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं वंशानुगत विविधता। यानी कि हेरिटेबल का मतलब होता है वंशानुगत, यानी कि वैसा विविधता जो वंश के अनुसार चलते रहता है, वंश बाय वंश, जनरेशन बाय जनरेशन होते रहता है, उसको बोलते हैं वंशानुगत हेरिटेबल वेरिएशंस। और जो वंश के अनुगत नहीं होता है, मतलब हर बार नया नया प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं हर बार नया नया कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन हेरिटेबल। वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, जीन में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन बाद होता है। मान लीजिए कि ये जनरेशन था, ये ऑफस्प्रिंग का जनरेशन है, और यही जनरेशन में क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी के कारण, रेडिएशन के कारण इसके जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन, अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन हो गया तो इसमें तो डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, ये वंशागुणित तो नहीं था, यानी हेरिटेबल तो नहीं था, ये तो अभी ना डेवलप हुआ, तो ये हेरिटेबल नहीं था, इसलिए इसको नॉन क्या बोलते हैं, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन बोलते हैं। तो ये वेरिएशन जो है दो प्रकार का था, हेरिटेबल वेरिएशन, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। दूसरी बात, पढ़े होंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बोल सकते हैं कि वेरिएशंस जो हैं वो हमेशा ना देखिएगा तो मैक्सिमम तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डेवलप होता है। यानी कि ये जो होता है हमेशा डेवलप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डेवलप होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में या फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में आप लोग को बताया गया होगा कि वेरिएशंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही, मतलब रिप्रोडक्शन में ही डेवलप करता है। और क्यों डेवलप करता है क्या, तो ये बताया गया होगा कि क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो स्पर्म और ओवम गैमेट के मिलने के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही क्या होता है, सेक्सुअल वेरिएशंस डेवलप होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशंस डेवलप होता है ज़्यादातर। ये बात आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा। अगर नहीं क्रॉसिंग ओवर पढ़ें तो हम लोग तो पढ़ाएंगे ही, आगे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं जेनेटिक की बात। तो जेनेटिक की यदि बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, तो जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का, यानी कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस या फिर बोल सकते हैं हेरिडिटी, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस ये दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को ना हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि
कि हेरिडिटी के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ में किसके बारे में, तो वेरिएशंस के बारे में। यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग ना वेरिएशंस और हेरिडिटी ये दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस ब्रांच को, बायोलॉजी के जो ब्रांच के अंतर्गत इन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको ना स्टडी किया जाता है, उसको ना जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि जेनेटिक्स में ना मुख्य तौर पे हम लोग अध्ययन ये करेंगे कि जब ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, पैदा लेता है, तो उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, ये क्यों होते हैं ये सब पढ़ना है। और कुछ सेम प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी हेरिडिटी आ जाती है। और वही ना, मतलब सेम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना ही कहलाता है हेरिडिटी। तो वो हेरिडिटी आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती है, ये क्यों आती है, किसके कारण आता है और कैसे आता है, ये सभी बातों को ना जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं ये जेनेटिक्स की शुरुआत कब हुई, तो बात करते हैं 1905 ईस्वी की। एक वैज्ञानिक था वेटकन, ऐसे ही वेटकन करके नाम था। ठीक है। तो एक वैज्ञानिक था वेटकन, 1905 ईस्वी में ना सबसे पहले जेनेटिक शब्द का उच्चारण किया था। कहीं कहीं बुक्स में ना 1906 दे देता है, लेकिन कहीं कहीं 1905 ही देता है। ठीक है। तो एक वैज्ञानिक था वेटिकन, उन्होंने ना सबसे पहले जेनेटिक शब्द का क्या किया था, उच्चारण किया था। इसीलिए ना ये वेटिकन को हम लोग मॉडर्न जेनेटिक का पिता कहते हैं। ठीक है। जनक कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक वेटकन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही 1905 ईस्वी में जेनेटिक शब्द का उपयोग किए थे। ठीक है। इनको ना फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बोल सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहते हैं, आनुवंशिकी के पिता किसको कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए बात करते हैं ना कि ये आधुनिक आनुवंशिकी को पिता इनको कहा जाता है, और फिर आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो बायोलॉजी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ना जिसको पाइसम सटिवा कहते हैं, मटर के पौधा कहते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ना था, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि मटर के पौधे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और एक्सपेरिमेंट करके वो जेनेटिक्स ला दिए थे। ठीक है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे बायोलॉजी के, और इन्होंने ना जेनेटिक्स से संबंधित बहुत सी बातों को बताई, इनहेरिटेंस वेरिएशन से संबंधित बहुत सी बातों को बताई। लेकिन ये लगभग 20 साल काम किए, और 20 साल काम के, लेकिन इन्हें साइंटिस्ट की उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। जब ये मर गए थे तो इनकी ना दी गई बातों को 3 अन्य वैज्ञानिक जो थे वो उभार लाए इस मतलब रिकवरी किए, और रिकवरी करने के बाद पता ये चला कि ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत बड़ी खोज करके चले गए हैं। इसीलिए ना जेनेटिक का पिता फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब वो 3 वैज्ञानिक कौन थे से आगे पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात, अगर जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग वेटकन किया था, इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इनको कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक के टाइप के बारे में। जेनेटिक के टाइप के बारे में, यह जेनेटिक के टाइप जो है अभी तो थोड़ा सा मतलब कम पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जेनेटिक के टाइप का मतलब एक मेन मुद्दा ही है। ठीक है। तो जेनेटिक की टाइप की बात करते हैं तो इसको ना मुख्यतः 3 टाइप होती है। जेनेटिक की टाइप की बात करते हैं तो इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसमिशन जेनेटिक, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और तीसरा होता है पॉपुलेशन जेनेटिक। यही 3 टाइप हैं जेनेटिक
ट्रांसमिशन जेनेटिक, मॉलिक्यूलर जेनेटिक और पॉपुलेशन जेनेटिक। बात करते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक क्या है ना। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक किसको डील करता है? ट्रांसमिशन जेनेटिक में उसकी अध्ययन करते हैं जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन के बारे में। देखिए मैं सही ढंग से बता दूँ ना, तो लोग यही सोच में थे कि इनहेरिटेंस या वेरिएशंस क्यों होता है, आखिर हमारे बॉडी में क्या ऐसा चीज़ है जो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो चीज़ को पता लगा रहे थे, और वो मेन चीज़ आकर आज भी बाहर आया है, और उसका नाम पड़ा है क्या? जीन। यानी कि ना हम लोग में जीन ही पाई जाती है। अब वो जीन कहाँ होता है, कैसा होता है, ये सभी बातों को मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाई जाएगी, उसके लिए दिक्कत ना है। लेकिन ये समझिए हम लोग में जीन ही होता है जो ट्रांसफ़र होता है किसको में? ऑफस्प्रिंग में। और जो हम लोग को सूचना को या फिर इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर बोल सकते, कैरेक्टर को क्या कहता है? ऑफस्प्रिंग में पहुंचाता है ये जीन। तो ये जीन के बारे में अध्ययन जिस जेनेटिक में किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक। लेकिन यहीं पे बात करते हैं कि यदि ये जीन के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जीन के यदि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक, जो दूसरा जेनेटिक का दूसरा चैप्टर है, आगे वाला चैप्टर। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक में हम लोग देखेंगे कि जीन किस तरह से स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट क्या है, और उसका काम क्या है, कैसे वो वेरिएशंस को डेवलप करता है, कैसे वो मतलब इनहेरिटेंस को करता है, हेरिडिटी को करता है, कैरेक्टर को एक जगह से मतलब ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है पेरेंट से, तो कैसे लेके जाता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको हम जीन के बारे में ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में मॉलिक्यूलर जेनेटिक में पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन जेनेटिक में ये पढ़ेंगे हम लोग कि जीन जो होता है ना वो ट्रांसमिट होता है ऑफस्प्रिंग में, वो ट्रांसमिट होकर और वो क्या करता है, जेनेटिकल प्रॉपर्टी यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन का प्रॉपर्टी लाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ना मॉलिक्यूलर जेनेटिक। बात करते हैं ना पॉपुलेशन जेनेटिक क्या है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक में ना हम लोग अध्ययन करेंगे किसको? तो एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ फॉर पॉपुलेशन। देखिए हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक में ना मेंडल्स जो नियम दिए थे, आगे पढ़ेंगे मेंडल्स के नियम, बहुत डीप पढ़ना है 10th क्लास में, उस जो पढ़ना है 12th क्लास में जो पढ़ना है 10th के कंपैरिजन में बहुत हाई डीप पढ़ना है, समझ रहे हैं ना बात को। बात ये है ना कि मेंडल्स लॉ जो दिए थे उसकी एप्लीकेशन, उसके मतलब एप्लीकेशन को प्रयोग करके हम लोग कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, या फिर नए नए चीज़ों को इन्हांस करते हैं, या नया नस्ल को डेवलप करते हैं, ये सभी चीज़ों को जिस जेनेटिक के अंतर्गत पढ़ना है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक। समझ रहे ना। तो ये जेनेटिक के ना 3 टाइप थे, ट्रांसमिशन जेनेटिक, मॉलिक्यूलर जेनेटिक और पॉपुलेशन जेनेटिक। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स अच्छे ढंग से बना सकें, तब तक हम साइड हो। देखिए मेन मुद्दा यही चल रहा था ना कि आखिर ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन होता है वो किसके कारण होता है। तो अभी के या फिर बोल सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटी जाती है, लक्षण चली जाती है पेरेंट्स वाली, वो कौन से फैक्टर के कारण होती है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये मैं बताया कि जीन होता है, जीन के कारण ही जाता है। तो ये बात कही कौन? तो देखिए सबसे बात यदि करते हैं ये फैक्टर का खोजना मेंडल के थे। मैं बताया मेंडल जो है बायोलॉजी के बहुत बड़े जेनेटिक का कह सकते हैं फादर, इसलिए कहा जाता है कि जेनेटिक का खोज उन्हीं ने किया था। तो बोले मेंडल ने बताया कि ये जो इनहेरिटेंस हो रही है, हेरिडिटी हो रही है, कैरेक्टर जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इसका मेन रीज़न है जीन। एक्चुअली में ये जीन तो नहीं बोले थे, ये एक फैक्टर बोल दिए थे। मेंडल साहब जो थे वो कैरेक्टर जो जाने का पीछे रीजन था उसको फैक्टर बताएं, बाद के लोग वैज्ञानिक लोग उसी फैक्टर को जीन बोले थे। तो ये तो
तो सबसे बड़ा श्रेय जो है सर मेंडल को दिया जाता है, मतलब कि क्यों आखिर इनहेरिटेंस हो रही थी। लेकिन मेंडल से पहले भी बहुत से वैज्ञानिक थे जो इस बात को पता लगाने में जुड़े हुए थे, और उनसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने थ्योरी दिए, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 8 थ्योरी पढ़ेंगे। कितने थ्योरी? 8 थ्योरी। और ये सारे थ्योरी ना प्री मेंडलेवियन कंसेप्ट कहलाता है, इनहेरिटेंस का प्री मेंडलेवियन कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये मेंडलेवियन के पहले था। मेंडल साहब जब एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे पहले ये सब थ्योरी दी गई थी, मतलब ये सब पहले का वैज्ञानिक है जो पता ये लगा रहे थे कि आखिर ना इनहेरिटेंस हो क्यों रहा है। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको प्री मेंडलेवियन थ्योरी या कंसेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहला जो है मॉइस वेपर थ्योरी है। वेपर थ्योरी बोल सकते हैं, मॉइस वेपर थ्योरी। ये दिया गया था पाइथागोरस के द्वारा। पाइथागोरस को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये मॉइस वेपर थ्योरी बोल दिया गया था। और इन्होंने ना मॉइस वेपर थ्योरी में क्या बताया? इन्होंने बताए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से जो मेल ऑर्गेनिज्म है, कौन ऑर्गेनिज्म? मेल ऑर्गेनिज्म, वो ना वेपर्स निकालते हैं। क्या एमिट करते हैं? वेपर्स। और ये वेपर्स एमिट करते हैं, और ये वेपर जो होता है वो कोपुलेशन के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान फीमेल में जाता है, और फीमेल में जाने के बाद यही वेपर जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ये सब बात गलत है ना? आप लोग पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियो को फॉर्मेशन में ना सबसे अहम रोल होती है स्पर्म और ओवम। जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, तब जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। वो बात तो बताया नहीं गया, तो पहले के वैज्ञानिक न थे इसलिए नहीं बताए थे। तो देखिए, मॉइस वेपर थ्योरी जो पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, तो उन्होंने अपना मत ये रखा कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। तो उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, उसकी मेल ऑर्गेनिज्म क्या डेवलप करता है? वेपर डेवलप करता है। और वो वेपर कोपुलेशन क्रिया द्वारा, मैथुन क्रिया द्वारा कहाँ जाता है? फीमेल में। और फीमेल में फिर वही वेपर्स के द्वारा क्या डेवलप करता है? एम्ब्रियो डेवलप करता है। लेकिन ये तो डिस्कार्ड हो गया। डिस्कार्ड का मतलब ये तो मतलब खत्म हो गई, इसकी थ्योरी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि मेन चीज़ जो था, जो मतलब एम्ब्रियो डेवलप करने का जो मेन मुद्दा है वो फर्टिलाइजेशन है, जो स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइजेशन से होता है। ठीक है, दूसरी थ्योरी जो है फ्लूइड थ्योरी, जो एम्पेडोकुलस के द्वारा दिया गया था। एम्पेडोकुलस एक वैज्ञानिक है जो फ्लूइड थ्योरी दी। अच्छा हाँ, ये सब की बात करते हैं, ये सब बहुत पहले थ्योरी दिया गया था। ये 580 बीसी में दिया गया था। 580 बीसी में यही बात करते हैं। ये ना 400 मतलब 90 में दिया गया था, ऐसे ही 490 कुछ करके। ऐसे डेट याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब ये समझिए ना कि बहुत पहले दिया गया था। दूसरी बात, फ्लूइड थ्योरी एम्पेडोकुलस के द्वारा दिया गया। अब ये फ्लूइड थ्योरी एम्पेडोकुलस के द्वारा दिया गया, तो ये अपने थ्योरी में क्या कहें? तो बोलते हैं कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, ईच ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? फ्लूइड होता है। इस हर ऑर्गेनिज्म के पास फ्लूइड होता है, और वो जो फ्लूइड होता है वो चाहे मेल ऑर्गेनिज्म हो या फीमेल ऑर्गेनिज्म, ये दोनों को विशेषता दी है। ठीक है, तो अगर हर ऑर्गेनिज्म के पास फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो कॉपुलेशन क्रिया के दौरान, ये मेल और फीमेल जब कॉपुलेशन करते हैं तो यही फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है? एम्ब्रियो डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? एम्ब्रियो। इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे एक बात और बोल लें कि ये जो फ्लूइड जो है एम्ब्रियो डेवलप करता है, लेकिन यदि ये फ्लूइड की बात करते हैं, ये फ्लूइड को ना आपस में मिक्स होने में, जैसे फ्लूइड फीमेल और मेल वाला फ्लूइड जो है आपस में मिक्सअप होने में यदि किसी प्रकार की डिफेक्ट होती है, मतलब ये दोनों फ्लूइड आपस में मिक्स जब होते हैं कॉपुलेशन क्रिया के दौरान, तो यदि दोनों फ्लूइड को मिक्सअप होने में किसी प्रकार की डिफेक्ट होती है, तो वही डिफेक्ट के कारण इस एम्ब्रियो में क्या बोलें कि वेरिएशन डेवलप हो जाता है।
यदि फ्लूइड के मिक्सर में किसी प्रकार की क्या होगा, डिफेक्ट होगा, किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, तो वही गड़बड़ी क्या डेवलप कर देगा, वेरिएशंस डेवलप कर देगा एम्ब्रियो में। तो ये दो थ्योरी पढ़ लिए, फ्लूइड थ्योरी और मॉइस्ट वेपर थ्योरी। तीसरा थ्योरी जो है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी है। ये ना एरिस्टॉटल के द्वारा दिया गया था। ये रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा, इन्होंने बताया कि रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी में बताया कि मेल जो होता है, मेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इनके पास होता है प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड। इन्होंने बताया कि ये मेल के पास ना प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव क्या होता है, ब्लड होता है, और फीमेल के पास जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। समझिएगा बात की। इन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि मेल के पास ना प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड का मतलब शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है। और बताएं कि फीमेल के पास मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है जो इम्प्योर होता है। ऐसे तो मेंस्ट्रुअल ब्लड कोई भाग नहीं लेता है फर्टिलाइजेशन में। ये सब पहले का थ्योरी तो गलत है, समझ रहे हैं ना। मेंस्ट्रुअल ब्लड फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो ओवम भाग लेता है ना, समझ रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में इन्होंने बताया कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, इम्प्योर होता है, और मेल में प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है। ये दोनों कॉपुलेशन के एरिया के दौरान क्या करते हैं, मिलते हैं। और मिलते हैं तो यही दोनों को मिलने से किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इनके अनुसार बताया गया कि यही दोनों को मिलने से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इनके अनुसार एक बात और इसमें जोड़ा गया कि ये जो एम्ब्रियो होगा, इस एम्ब्रियो में इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी जो आएगी, हेरिडिटी की जो प्रॉपर्टी आएगी, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर आएगी, हमेशा किसको वाला आएगा, मेल वाला आएगा। क्यों, क्योंकि मेल की जो ब्लड था वो क्या था, प्यूरिफाइड था, फीमेल की ब्लड तो इम्प्योर था, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगा। ये बातें इनके द्वारा बताई गई है, समझ गए ना बात को। अब देखते हैं ना चौथा थ्योरी जो है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जो स्वामाडम के द्वारा दिया गया था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है स्वामाडम के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो स्पर्म होती है या फिर एग होती है, दोनों के बारे में बात किया। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों के बारे में बात किया। इन्होंने बोला स्पर्म होती है या एग होती है, तो बताएं स्पर्म के बारे में खासकर कि स्पर्म की जो टिप होती है, स्पर्म के स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में, कि स्पर्म की टिप क्या होता है, एक्रोसोम क्या होता है, नेक क्या होता है, उसका टेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है, सारी बातों को बताई गई होगी। तो बताया इन्होंने स्वामाडम ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी में कि स्पर्म जो होती है उसकी टिप पे ना पहले से ही ऑर्गेनिज्म पाया जाता, ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। बताएं कि ये यदि स्पर्म है, पढ़े होंगे ऐसा स्पर्म होती है, तो इनकी ये जो टिप है, ये टिप पहले से ही क्या पाए जाते हैं, तो पहले से ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसीलिए तो प्री फॉर्मेशन यानी पहले से ही पाया जाने वाला फॉर्मेशन होने वाला ऑर्गेनिज्म। तो स्पर्म या एग में पहले से ही क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। और दोनों में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म पहले से ही, और ये जो फर्टिलाइज करता है। अब बात ये है कि पहले से ही ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो फर्टिलाइजेशन की जरूरी नहीं थी, लेकिन इनके सामने क्वेश्चन आया था कि जब पहले से ही मतलब ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे पुरुष में पहले से, मान लीजिए मेल की बात करें, मेल के स्पर्म में पहले से ही ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो फीमेल के जरूरी है ना, मेल का स्पर्म आराम से ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बच्चा देगा मेल, है ना। लेकिन बात ये है ना उनके सामने कि मेल तो बच्चा देता नहीं है, तो दिक्कत कहाँ से है। तो इन्होंने ना दूसरा बात बोल दिया यहाँ पे कि जो मेल के स्पर्म में भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ये बात तो ठीक था। फीमेल के स्पर्म में स्पर्म नहीं होता है, फीमेल का एग होता है। फीमेल के एग में भी ना मतलब क्या ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करेगा ना तभी ये ग्रोथ करेगा। कंडीशन डाल दिया इन्होंने कि जो एम्ब्रियो है, जो प्री फॉर्मेशन है, पहले से ही पाया जा रहा है, ये कब डेवलप करेगा, जब दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। और
फर्टिलाइजेशन करेंगे तब ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो इन्होंने ना इस प्रकार की बातें कही एम्ब्रियो के बारे में कि एम्ब्रियो जो होता है प्री फॉर्म होता है। समझ रहे ना, प्री फॉर्म होता है। ये ना बात करते हैं ना, ये अपना थ्योरी का खोज 1679 ईस्वी में किए थे। इससे पहले 1672 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक 1672 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने स्पर्म का खोज कर चुके थे। और जैसे ही 1672 में ल्यूवेनहॉक स्पर्म का खोज किए, 1679 में ये अपना थ्योरी दिया और ये बताएं कि ये जो स्पर्म का खोज हुआ है इसमें क्या पहले से ही होता है, एम्ब्रियो होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, नहीं होता है, ऐसा रियली में है नहीं। लेकिन इनकी थ्योरी फिर क्या कर गई, डिस्कार्ड कर दी गई थी। इनकी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी, डिस्कार्डेड कह सकते हैं। कब डिस्कार्डेड हुई थी, जब एक वैज्ञानिक आए वोल्फ, और वोल्फ ने एपिजेनेसिस का थ्योरी दिया, जो अगला थ्योरी है। 4 थ्योरी और बचे ना, उनको देख लेंगे। इससे पहले आप लोग ना इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में काम आए। दूसरी बात, ये सब जो थ्योरी है ना सभी बुकों में नहीं पढ़नी है, और किसी किसी बुकों में पढ़नी है। एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना समझ रखिए कि ये सब थ्योरी नीट वगैरह में पूछता है। समझ रहे हैं ना, ये सब थ्योरी से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लें, आगे 4 थ्योरी पढ़ाते हैं। देखिए हम लोग ना प्री मेंडलिवियन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे कि मेंडल से पहले कितने ऐसे थ्योरी थे, मतलब जो बता रहे थे कि आखिर इनहेरिटेंस हो क्यों रहा था। तो 4 थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे। मैं बोला भी था कि 8 थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो 4 थ्योरी तो पढ़ चुके। 5वां थ्योरी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। मैं यहाँ पे बता रहा था कि स्वामॉडम जो थ्योरी दिए थे वो थ्योरी उनका क्या कर गया था, फेल कर गया था। उनका डिस्कार्ड करने वाला कौन थे, वॉल्फ थे। ये कब डिस्कार्ड किए थे, जब एपिजेनेसिस का क्या दिए थे, थ्योरी दिए थे। और एपिजेनेसिस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, आखिर हद तक याद रखिएगा। ये जो थ्योरी दिए हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मतलब ये जो थ्योरी दी अभी तक का है सर्वमान्य सही है। इन्होंने अपने थ्योरी में दिया कि जितने भी जर्म सेल होते हैं, देखिए 2 बात जानिए। सबसे पहले जर्म सेल क्या होता है, सोमैटिक सेल क्या होता है। देखिए जर्म सेल के मतलब हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वह कोशिका, वह सेल जो गैमेट डेवलप करता है, गैमेट का निर्माण करता है, स्पर्म डेवलप करेगा। आप बात करते हैं फीमेल में तो ओवम डेवलप करेगा, तो उसको ना जर्म सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल क्या होता है, तो सोमैटिक सेल हमारे बॉडी के जर्म सेल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे सोमैटिक सेल कहलाते हैं। जैसे पैर का सेल कह सकते हैं, हाथ का सेल कह सकते हैं, तो वो सारे के सारे सोमैटिक सेल कहलाते हैं। तो इन्होंने केफ जो वॉल्फ थे एपिजेनेसिस थ्योरी में बताएं कि जर्म सेल जो होता है, जर्म सेल जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। देखिए जर्म सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब ना जर्म सेल डिफरेंशिएट नहीं करता। डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है विभाजन, जिसको बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन नहीं समझना, वो मैथ में पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे समझना है डिफरेंशिएट का मतलब विभाजन। जर्म सेल जो होता है इसे विभाजन नहीं करता। जर्म सेल में हम बोल सकते हैं स्पर्म वाली सेल, ओवम वाली सेल, तो वो विभाजन नहीं करता है। खाली कौन विभाजन करता है, डिफरेंशिएट कौन होता है, तो सोमैटिक सेल। हमारे पैर का सेल खूब विभाजित होकर बड़े बड़े सेल बनाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। हमारे हाथ के सेल खूब विभाजित होकर बड़े बड़े सेल बनाए, कभी ना स्पर्म के सेल विभाजित नहीं होता। तो क्या ना इन्होंने बताया एपिजेनेसिस थ्योरी में जर्म सेल जो होता है स्पर्म वाली सेल, ओवम वाली सेल, एग वाली सेल, वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, विभाजित नहीं करता। सोमैटिक सेल होता है, विभाजित करता है। इन्होंने बताया कि जब स्पर्म यानी कि दोनों जर्म सेल, स्पर्म और ओवम
एक बोल सकते हैं, ये दोनों ना फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइज करने के बाद ना जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है ना अब कौन सेल हो गया, सोमैटिक सेल हो गया। ये देखिए, ये जर्म सेल, ये जर्म सेल, ये सोमैटिक सेल। अब ये सोमैटिक सेल हो गया तो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा तो बढ़ेगा ना, विभाजित होकर सेल का डेवलपमेंट करता है। तो ये बढ़ेगा तो ये क्या डेवलप करेगा, एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा, तो यहाँ से स्पर्म एग मिला, जर्म सेल मिले, और जाइगोट का निर्माण किया। जाइगोट जैसे ही सोमैटिक सेल में बदला, सोमैटिक सेल तो है, सोमैटिक सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो ये ना के वॉल्फ के द्वारा एपिजेनेसिस थ्योरी में दिया गया। और ये बात ना आज भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आज भी सर्वमान्य है। यही तो होता है, स्पर्म और एग जो है ना आपस में फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट का निर्माण करता है, वही तो एम्ब्रियो बनाता है, वही तो एम्ब्रियो टिश्यू बनाती है। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनकी थ्योरी आज भी चल रही है। उसके बाद करते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, इनको देने वाले थे लेमार्क। कौन दे रहे थे, लेमार्क दे रहे थे। लेमार्क एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ना थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया। और इन्होंने ना इस थ्योरी में क्या बताया, इस थ्योरी में ये बताया कि यदि किसी मेल हो या फीमेल हो, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कोई विशेष कैरेक्टर बोल सकते हैं, तो वो कैरेक्टर ना हमेशा पास करता है अपने ऑफस्प्रिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास यदि एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर हमेशा पास करता है ऑफस्प्रिंग में। ये बात बताएं लेमार्क ने अपने एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि यदि किसी मैन का, किसी भी आदमी का जो मसल्स है वो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी आदमी का मसल्स स्ट्रॉन्ग है, तो इनके थ्योरी के अनुसार ये बोला गया कि इनके जो बच्चे होंगे उनकी भी मसल्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यही तो बोले, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो हमेशा पास करता है अगले जनरेशन में। यही बात बोले, मतलब एग्जांपल ले लें, किसी मान लीजिए ना किसी औरत का मसल वीक है या औरत में वीकनेस है, तो औरत में वीकनेस है, तो इनकी थ्योरी के अनुसार ये बोल दी गई कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी क्या पैदा लेंगे, वीक पैदा लेंगे। लेकिन इनकी थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई। कब, जब विस्मान नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ना 22 जनरेशन तक, कितने जनरेशन, 22 जनरेशन तक रैट पर एक्सपेरिमेंट किए। और वो रैट पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे, तो रैट के ना चूहा के बार बार पूंछ काट दे रहे थे, और बार बार पूंछ काट के फिर उनको बीच मतलब क्रॉस करवा रहे थे, यानी कि मतलब कॉपुलेशन समझिए, क्रॉस करवा रहे थे। तो क्रॉस करवाने के बाद फिर नया जो डेवलप हो रहा था ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे डेवलप हो रहे थे, उनकी पूंछ कटी हुई नहीं थी, फिर वही काम की फिर पूंछ कटी हुई थी। 22 जनरेशन तक ऐसा हुआ और पूंछ कटी हुई ऑफस्प्रिंग में नहीं मिला। बार बार पूंछ काट देते थे, और जब संतति डेवलप होता था तब पूंछ कटी हुई नहीं मिलती थी। तो इन्होंने ना इनकी थ्योरी को कहा कि गलत है। क्यों, क्योंकि ये पूंछ काट देना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर था, और चूँकि ये बोले थे लेमार्क कि एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, अपने ऑफस्प्रिंग में क्या पास कर जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में नहीं पास कर रहा था, इसलिए इनकी थ्योरी क्या कर गई, गलत साबित हो। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस की। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। ये बहुत बेबीआई थ्योरी भी है। ये 1868 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। चार्ल्स डार्विन एक बुक लिखे हैं द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म किनके द्वारा लिखी गई है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और ये द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में ही वो जो बुक है उसी में थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस थी। इनका थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस होता क्या, देखिएगा। इन्होंने ना इस थ्योरी में बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हैं,
जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन्होंने बड़े बड़े जीवों को कहा। हम लोग भी बड़े बड़े ही जीव हैं, सारे लोग बड़े बड़े जीव हैं, गाय, हाथी, पैरोट, सब बड़े जीव। समझ रहे हैं ना बात को। तो कम्प्लेक्स, जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारा का डेवलपमेंट जो होता है, सारा का निर्माण जो होता है, वो लोअर ऑर्गेनिज्म से। इनके अनुसार ये बोला गया कि जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बड़े आदमी हैं, मतलब थोड़ा सा यंग है, तो हमारी कम्प्लेक्स है ना ऑर्गेनिज्म, तो हमारी जो डेवलपमेंट है पहले छोटा से हुआ, निम्न वर्ग का ऑर्गेनिज्म से हुआ, लोअर ऑर्गेनिज्म से हुआ, बच्चा से हुआ। हमारी डेवलपमेंट बच्चा से न हुई, हम थोड़ी नब इतना बड़ा पैदा नहीं लिए थे। समझ रहे ना बात को। तो लोअर ऑर्गेनिज्म से हुआ, और ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ये डेवलप होता है कहाँ, तो ये हमेशा डेवलप होता है गैमेट्स। ये बात बोले पैंजेनेसिस थ्योरी में डार्विन साहब कि कोई भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होता है गैमेट से डेवलप होते हैं। सही बात है ना। हम बच्चा कब बने थे, जब गैमेट मिला था, जाइगोट बना, ऑफस्प्रिंग बने, बच्चे बन गए, बच्चा से भी बड़े हुए, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हुए। इन्होंने 1868 ईस्वी में ये पैंजेनेसिस थ्योरी को दिया था। ये पैंजेनेसिस थ्योरी देने के पीछे ये रीजन था, मेन रीजन ये था इनका कि वेरिएशन, या मैं तो बता ही रहा हूँ, पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, जितने थ्योरी, 8 थ्योरी है, वेरिएशन और इनहेरिटेंस, ये दोनों के पीछे रीजन क्या था, इसी बात को देने के लिए तो बता। तो ये भी ना पैंजेनेसिस थ्योरी इसी बात को देने के लिए बोल रहे थे। समझ रहे ना। इन्होंने पैंजेनेसिस में थ्योरी में ये बताया है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, उसका डेवलपमेंट लोअर ऑर्गेनिज्म से होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, गैमेट से होता है। समझ रहे ना। इन्होंने बताया पैंजेनेसिस थ्योरी में, समझिएगा, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, जितने भी उनके बॉडी का सेल है, वो सब में ना मिनिएचर कॉपीज होता है। समझिएगा, है थोड़ा टफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो सेल हैं सब में मिनिएचर कॉपीज होता है। मिनिएचर कॉपीज का मतलब क्या है, जैसे हमारे बॉडी में ना, मान लीजिए हाथ का सेल, पैर का सेल, सर का सेल, कहीं का सेल लेते हैं, तो हर एक सेल के पास एक कॉपी होती है, मतलब उसकी प्रति होती है, लिपि होती है, एक अलग सा, मतलब बोल सकते हैं प्रॉक्सी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात की, एक कॉपी बोल सकते हैं। प्रत्येक सेल के पास एक मिनिएचर कॉपीज होती है। समझ रहे हैं ना। मतलब उसी ढंग का एक कॉपीज होती है। अपने थ्योरी में ही बताएं कि जैसे हाथ की सेल के पास हाथी के सेल के जैसा एक कॉपीज होती है। समझ रहे हैं ना, जिसको मिनिएचर कॉपीज कहते हैं। और उस कॉपीज में ना पेंजिन पाए जाते हैं। जो कॉपी होता है उसको पेंजिन्स कहते हैं, पेंजिन। इसी से तो पेंजेनेसिस थ्योरी दिया गया। ये पेंजिन को ना आप गैम्यूल भी कह सकते हैं, गैम्यूल। समझिएगा, पूछता है क्वेश्चन, गैम्यूल का खोज किस, गैम्यूल थ्योरी कौन दिया था, तो चार्ल्स डार्विन। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑर्गन होता है उसकी बॉडी के, हर एक बॉडी के जितने भी सेल है ना, सबके पास ना क्या होता है, मिनिएचर कॉपीज होता है। मिनिएचर कॉपीज का मतलब अपने जैसा, मतलब रखने वाला प्रॉपर्टी की कॉपी। समझ रहे ना। और ये कॉपी क्या कहलाता है, पेंजिन या गैम्यूल कहलाता है। और ये गैम्यूल ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। मतलब मान लीजिए हाथ में मिनिएचर कॉपीज है, तो हाथ में पाए जाने मिनिएचर कॉपीज जो गैम्यूल है, वो ब्लड के माध्यम से गोनैड में जाता है। गोनैड का मतलब समझते हैं ना, जनन ग्रंथि, जब पढ़े होंगे 11 क्लास में। समझ रहे ना बात को। तो ये गोनैड में जाता है, सारे के सारे गैमेल्स गोनैड में जाते हैं। और गोनैड में जाने के बाद वहाँ पे क्या का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट में क्या फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बॉडी का मिनिएचर कॉपीज थे वो सारे के सारे कहाँ चलाए, गैमेट में चलाए। और सारे के सारे गैमेट में चलाए, और यही गैमेट फिर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फीमेल में। तो यही मिनिएचर कॉपी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए क्या डेवलप हो जाते हैं, इनहेरिटेंस, मतलब वो प्रॉपर्टी चला जाता है किसमें, ऑफस्प्रिंग में। समझ रहे ना, क्योंकि यही गैमेट तो फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, भाग लेता है। समझ रहे ना। फिगर से समझा दें, फिगर से आराम से समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए ना, कोई आदमी है,
ठीक है, ये कोई आदमी है, इसकी ये हाथ हो गया, तो ये हाथ में पाए जाने वाली, यहाँ पर मान लीजिए ये कॉपी, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सारे सेल के पास मिनिएचर कॉपीज होता है। मिनिएचर कॉपीज मतलब अपने जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला कॉपी। और ये सारे सेल ना मिनिएचर कॉपी जो होता है सब स्पैनिंग कहलाते हैं, यानी सबका पेंजिंग जो होता है वो ब्लड के माध्यम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आके और सब कहाँ चला जाता है, तो गोनाड सेल के पास। गोनाड सेल के पास देखिए, फीमेल में गोनाड सेल कौन होता है, ओगोनिया होता है। ओगोनिया सेल को गोनाड सेल कहते हैं ना फीमेल में। हाँ फीमेल में, हाँ मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, वही तो स्पर्म डेवलप करता है। तो वहाँ सारे के सारे ब्लड के माध्यम से कहाँ गोनाड के पास चला जाता है, और गोनाड के पास जाता है, वही गोनाड गैमेट का निर्माण करता है। गैमेट का निर्माण किया था, सारा जो मिनिएचर कॉपीज था, सारा प्रॉपर्टी था गैमेट के पास आ गया ना। ये गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, तो गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, इसीलिए क्या चले जाते हैं, क्या मतलब कैरेक्टर जो होते हैं से ट्रांसफर हो जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी थ्योरी दी थी, द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक इन्होंने क्या लिखी, बुक लिखी थी। अब देखिए लास्ट थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म, समझ रहे ना, थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म। ये ना विस्मन नामक वैज्ञानिक दिए थे। विस्मन नामक वैज्ञानिक एक बार और प्रचार किए, कब, इनकी थ्योरी को फेल किए थे, एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी, लामार्के की थ्योरी को, कि मतलब ऑर्गेनिज्म में पाए जाने एक्वायर्ड कैरेक्टर हमेशा पास करता है, किसमें, ऑफस्प्रिंग में। चूहा वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, यही ना, इनकी थ्योरी को फेल किए थे चूहा वाला एक्सपेरिमेंट करके। हाँ देखिएगा, विस्मैन थ्योरी जो थे, विस्मैन साहब, उन्होंने जर्मोप्लाज्म थ्योरी दी। और इन्होंने जर्मोप्लाज्म थ्योरी में क्या बताया, समझिए। उन्होंने बताया ना, देखिए बताएं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी में दो प्रकार की टिश्यू होती है। एक होता है जर्मोप्लाज्म, एक होता है सोमैटोप्लाज्म। किसी भी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, जर्मोप्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म। ये जर्मोप्लाज्म जो होते हैं वो डेवलप करता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू को। जर्म टिश्यू बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हो, टिश्यू से सेल डेवलप होती है ना। तो जर्मोप्लाज्म जो होती है हमेशा रिप्रोडक्टिव टिश्यू को डेवलप करती है, और सोमैटोप्लाज्म जो होती है वो बॉडी के टिश्यू को डेवलप करती है। यानी कि जर्मोप्लाज्म को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो अन्य टिश्यू हैं, जैसे पैर, हाथ, मुंह, कान, जितना टिश्यू सबको सोमैटोप्लाज्म डेवलप करती है। अब देखिए, अब अगर फर्टिलाइजेशन में बात करें तो सोमैटोप्लाज्म के कोई भी टिश्यू भाग लेता है, नहीं ना। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटोप्लाज्म की कोई भी टिश्यू भाग नहीं लेता। कौन भाग लेता है फर्टिलाइजेशन में, जर्मोप्लाज्म की टिश्यू। जर्मोप्लाज्म जो होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहलाता है, और एक में तो गैमेट बनता है, और गैमेट में स्पर्म बनता, तो यही ना भाग लेता है। तो ई तो भाग लेता नहीं है, ई भाग लेता है। तो ई भाग लेता है फर्टिलाइजेशन में, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो बच्चा जन्म हुआ, बच्चा डेवलप हुआ, और ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ। ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ तो इसमें कौन भाग लिया, जर्मोप्लाज्मिक टिश्यू। तो जर्मोप्लाज्म का टिश्यू भाग लिया, इसीलिए थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म विस्मैन के द्वारा दिया गया था। और ये एक ब्रॉड थ्योरी था। ब्रॉड थ्योरी मतलब बहुत मतलब लंबा चौड़ा थ्योरी था, और बहुत मतलब कह सकते हैं कि आज भी ये माने जाने वाला थ्योरी। रियली बात है ना, जर्मोप्लाज्म के माध्यम से ही गैमेट का निर्माण होता है, और यही तो मतलब यही रीजन बनता है ना इनहेरिटेंस का। मतलब गुण जो है ना, कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर पेरेंट्स है ना कहाँ लेके जाता है, ऑफस्प्रिंग में, तो जर्मोप्लाज्म के माध्यम से ही जाता है। तो ये ना मुख्य रूप से 8 थ्योरी थे जो प्री मेंडलियन थ्योरी थे, मेंडल साहब से पहले दिया गया था। कल से हम लोग ना मेंडल के थ्योरी पढ़ेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल 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 सही हुआ, बशर्ते उनके जीवन काल में उनकी मतलब बोल सकते हैं कि उनके साइंटिस्ट होने का मतलब दावा नहीं कर सके, उनको साइंटिस्ट होने का नहीं माना गया। बट वो जैसे ही मरे तो 3 अन्य वैज्ञानिक थे जो उनकी बातों को पढ़ें, उनकी रिकवरी किए, और रिकवरी करने के बाद उनकी थ्योरी को ना उजागर किए, समझ रहे ना। तो ये हम लोग पढ़े आज प्री मेंडलियन थ्योरी, समझ गए। इसको अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए,
और एक नोट करने वाली बात ये है कि हमारे चैनल को ना नो सब्सक्राइब नो लाइक, हमारे चैनल को नो सब्सक्राइब नो लाइक की ज़रूरी है। लाइक मुझे चाहिए नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करने से दिन भर मैसेज आएगी, मतलब जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनकी मैसेज मेल पे आते रहती है, मेल पूरा भरा सा लगता है, इसलिए इसकी ज़रूरत ना है, खाली पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।